हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकेंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो पार्ट 2 की। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है और इसी पार्ट 2 के साथ सेकेंड पेपर के यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने उस अपनी वीडियो में इस क्वेश्चन की बात की थी लास्ट में, लोक ऋण से क्या तात्पर्य है, इसके महत्व या उद्देश्य बताइए, विकासशील अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक ऋण का महत्व बताइए एवं लोक ऋण के प्रकार एवं वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। हम इसकी बात कर चुके हैं, राइट। आगे चलते हैं। आज हम क्या देखेंगे, हम करेंगे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट अपना, ये वाला टॉपिक। लोक ऋण के भार के प्रभाव का लोक ऋण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। लोक ऋण के प्रभाव का वर्णन कीजिए तो क्या है, लोक ऋण के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण सरल नहीं है, क्योंकि लोक ऋण कई अवस्थाओं का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोक ऋण की कई अवस्थाओं का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, राइट। आगे चलते हैं। वो अवस्थाएं क्या हैं, यहाँ पर ये ऐसे डायग्राम के थ्रू आप ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे। अवस्थाएं क्या हैं, जनता से ऋण लेते समय लोक ऋण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब ऋण का प्रयोग करते हैं तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है, जब ऋण का भुगतान करते हैं तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनता से ऋण लेते समय उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो पहली संभावना यह है कि लोग वर्तमान उपभोग में कमी करके सरकार को क्रय शक्ति प्रदान करें, परंतु सामान्यतः लोग अपने वर्तमान उपभोग में कमी करके लोक ऋण प्रदान नहीं करते हैं, अतः उपभोग पर लोक ऋण का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है, अगर सरकार लोक ऋण का क्या मतलब है, सरकार ऋण लेती है, जब सरकार आंतरिक ऋण लेती है तो लोग अपने उपभोग को कम नहीं करते हैं जिससे सरकार को ऋण दे, इसलिए ऋण लेते समय उपभोग पर कोई असर नहीं पड़ता है, राइट। आगे चलते हैं। उत्पत्ति पर प्रभाव, लोक ऋणों का उत्पादन के स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि ऋण नागरिक द्वारा अपनी वस्तुओं में से दिया जाता है तो उसका पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल से यहाँ क्या मतलब है, विरुद्ध की पक्ष में प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्पादकों की कार्यशील पूंजी में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब है, अगर लोग अपनी जो पूंजी है वो सरकार को दे देंगे, सरकार उसे यूज करेगी, तो लोगों की पूंजी में तो कोई वृद्धि नहीं होगी, जिससे उनकी जो उत्पत्ति है उस पर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, मतलब विपक्ष प्रभाव पड़ेगा, विरुद्ध में पड़ेगा। लेकिन यदि इसकी विपरीत ऋण संचित राशि से लिया जाए, जैसे कि हर सरकार अपने पास एक संचित राशि जमा रखती है ऋण की, अगर कोई मुसीबत या कोई संकट का समय आ जाता है तो उसे खर्च करे, तो अगर ऐसे ऋण यूज करती है तो उत्पादन प्रक्रिया में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऋण का प्रयोग करते समय। जब ऋण का प्रयोग करते हैं तब क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला, ऋण का प्रयोग करते समय उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोक ऋण के प्रयोग का उपभोग पर सामान्यतः अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे कई कारण हैं, अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आय में वृद्धि होती है। सरकार ऋण क्यों लेती है, लोगों पर व्यय करने के लिए। व्यय कहाँ करती है, लोगों के कल्याण के लिए। जब लोगों के कल्याण के लिए सरकार पैसे खर्च करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी, राइट। आगे चलते हैं। उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोक ऋण का व्यय करने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सरकार लोक ऋण लोगों के कल्याण के लिए ले रही है, फिर उसका सरकार कहाँ करती है, सड़कें बनाती है, बांध बनाती है, और जो उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग, उन्हें पैसे देती है ऋण के तौर पर, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, राइट। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे ऋण का भुगतान करते समय क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऋण का भुगतान करने के भी दो पहलू होते हैं, ऋणों का भुगतान करना तथा उसके लिए आवश्यक साधन जुटाना।
ऋण के भुगतान से लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। जब पूरा ऋण का भुगतान हो जाता है, कोई कर वगैरह नहीं देना होता, तो इससे भी लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। जब सरकार के ऊपर ऋण नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार को ऋण लौटाना होता है, और सरकार वो ऋण कैसे लौटाती है, हम ही पर ज़्यादा कर लगा के लौटाती है। जब सरकार वो ऋण लौटा देगी तो लोगों की भी क्रय शक्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऋण के पुनर्शोधन तथा ऋण के परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। इसे देखते हैं। जब किसी ऋण की भुगतान की तिथि आ जाती है, लेकिन सरकार को ऋण के भुगतान करने की सुविधा नहीं होती, तो पुराने ऋण के स्थान पर नए ऋण निर्गमित करके सरकार ऋण के भुगतान को आगे के लिए टाल सकती है। ऐसा करना ही, यही क्रिया क्या कहलाती है, ऋण का पुनर्शोधन कहलाती है। अगर मैं सादा शब्दों में बोलूँ तो, अगर किसी सरकार को ऋण जमा करने का टाइम आ गया कि ऋण उसको वापस देना है जो उसने ऋण लिया है, और वो उस समय कैपेबल नहीं है ऋण देने के, तो वो ऋण को टाल देती है। कैसे टालती है कि उसी ऋण को नए तरीके से शुरुआत करा लेती है, और एक टाइम बॉन्ड होता है कि हम इस टाइम तक आपको आपके पैसे लौटा देंगे, तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, ऋण का पुनर्शोधन कहा जाता है। तो ऋण के परिवर्तन में ब्याज की दर तथा अन्य शर्तें भी परिवर्तित किया जाता है। क्या होता है इसमें, ऋण के परिवर्तन में ब्याज की दर और अन्य शर्तें भी परिवर्तित की जा सकती हैं। ठीक है, वो आपस में सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि परिवर्तित होंगी या नहीं होंगी। आगे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन था। पूंजी लेवी से क्या तात्पर्य है। तो पूंजी लेवी लोक ऋण के भुगतान की एक विधि है। पूंजी लेवी एक ऐसा कर है जो सरकार नागरिकों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर एक ही बार में लगा देती है। तो जब कोई संपत्ति खरीदता है, हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है एक ही बार में, जिससे सरकार अपने ऋण को झुका सके। वही क्या होता है, वही पूंजी लेवी कहलाती है। राइट, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके थे कि सार्वजनिक व्यय क्या होता है। सार्वजनिक व्यय वो होता है जो सरकार लोगों के कल्याण के लिए जितना भी धन खर्च करती है, लाइक हॉस्पिटल बना दिए, कॉलेज बना दिए, वो सार्वजनिक व्यय होता है। बात कर चुके हैं हम ये। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांत हैं 3। पहला, वैगनर का राज्य के बढ़ते क्रियाकलापों का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है पिकॉक वाइजमैन परिकल्पना। तीसरा है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का विकास मूलक सिद्धांत। तो वैगनर का राज्य के बढ़ते क्रियाकलापों का सिद्धांत क्या कहता है, तो इस सिद्धांत के द्वारा वैगनर ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आर्थिक विकास के स्तर में होने वाली वृद्धि के साथ साथ राज्य के सार्वजनिक व्यय में भी तेजी से वृद्धि होती जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका सार्वजनिक व्यय भी बढ़ेगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो सरकार उस देश पर और ज़्यादा सार्वजनिक व्यय करेगी उसके कल्याण के लिए। जब सार्वजनिक व्यय करेगी तभी तो लोगों की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी देश की। इसलिए वैगनर का अनुसार है कि जैसे आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, वैसे ही सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी। राइट, आगे चलते हैं। तो वैगनर के अनुसार राज्यों के विभिन्न मदों में वृद्धि की प्रवृत्ति के 2 कारण। विभिन्न मदों में वृद्धि से क्या मतलब है कि जहाँ पर सरकार व्यय करती है उसकी वृद्धि के 2 कारण है। पहला, प्रथम है राज्य की सेवाओं के प्रति मांग की लोच एक से अधिक होती है। दूसरा है जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व निजी क्षेत्र की अपेक्षा बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र पर ही सरकार व्यय करेगी, एक बड़े क्षेत्र पर व्यय करेगी सरकार, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो, अधिक से अधिक समूहों को लाभ हो। राइट, आगे चलता है। आगे हम देखेंगे वैगनर ने राज्य के कार्य को 2 वर्गों में विभाजित किया है। कितने में? 2 वर्गों में। पहला, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा संबंधी कार्य, दूसरा कल्याणकारी कार्य। तो यह उल्लेखनीय है कि वैगनर का सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता कि राज्य की बढ़ती सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य क्या है, कि राज्य का जो सार्वजनिक व्यय है वो कहाँ बढ़ रहा है। जैसे कि सार्वजनिक व्यय के निरपेक्ष स्तर में वृद्धि हो रही है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि हो रही है, अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों के अनुपात से वृद्धि हो रही है। राइट, आगे चलते हैं। तो
इस संबंध में फ्रेडरिक एल पियरे का कथन है कि वैगनर का नियम इतना अस्पष्ट है कि इसकी व्याख्या कई रूपों में की जा सकती है। कितने रूपों में? कई रूपों में की जा सकती है। इसी तरह वैगनर के नियम को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न रूप में देखा है, ठीक है। हम ये अब ये रूप देखते हैं कि रूप क्या है। तो पिकॉक एवं वाइजमैन का कथन है, इस नियम के अनुसार लोक व सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, कि जो लोक व्यय है वो अधिक तेजी से बढ़ता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो फलन के बराबर होती है। पीई क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सार्वजनिक व्यय है। और सार्वजनिक व्यय बराबर क्या है? फलन के जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। वेट करिए, हाँ वरना मैसेज वगैरह आएंगे। राइट, अब चलते हैं हम आगे। राइट, आगे चलते हैं। इसी नियम में मस्ग्रेव के अनुसार वैगनर का नियम इस धारणा पर आधारित है कि जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो लोक व्यय अपॉन सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होगी। हो सकता है आपको ये यहाँ पर टर्म समझ में नहीं आ रही हो। अभी मैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा फास्ट समझा रही हूँ, तो अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है जहाँ, उसे आप थोड़ा याद कर लीजिए, एग्जाम आने वाले हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम देखेंगे संक्षेप में वैगनर के नियम के अनुसार जैसे जैसे देश का विकास होता जाता है तथा देश में जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती जाती है, उसके लोक व्यय में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि हो जाती है। जैसे हम बात कर चुके हैं पहले ही, वैगनर का नियम क्या बोलता है? जैसे जैसे देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे सार्वजनिक व्यय भी बढ़ेगा। यहाँ क्वेश्चन है एक, मस्ग्रेव की पुस्तक का क्या नाम है? फिजिकल सिस्टम मस्ग्रेव की पुस्तक का नाम है। राइट, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, फिंडले सिराज के लोक व्यय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक मिनट आप रुकिए। फिंडले सिराज के लोक व्यय के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो फिंडले सिराज ने 8 सिद्धांतों की व्याख्या की है। पहला है लाभ का सिद्धांत, ठीक है। अब मैं ऑरली बता रही हूँ, आप भी अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग के नीचे मैंने कुछ हेडिंग में लिखा भी है जहाँ मुझे लगता है आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लाभ का सिद्धांत, तो फिंडले सिराज ने बोला है लोक व्यय को इस तरीके से करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। यही क्या है? यही लाभ का सिद्धांत है। मितव्ययिता का सिद्धांत क्या बोलता है? इस सिद्धांत से आशय है कि सरकार को केवल आवश्यक कार्यों पर ही व्यय करना चाहिए, जहां तक हो व्यय में अव्ययता, अनियमितता और असावधानी नहीं होनी चाहिए, जिससे ज्यादा अधिक आर्थिक लाभ ना हो, कि ऐसी जगह व्यय करना चाहिए जहाँ आर्थिक लाभ हो। स्वीकृति या अनुमोदन का सिद्धांत क्या बोलता है? स्वीकृति या अनुमोदन का सिद्धांत ये से आशय यह है कि किसी भी लोक व्यय करने से पूर्व उचित अधिकारियों से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए, कि जिन्हें है, और वहीं पर लोक व्यय करना चाहिए जहां पर जरूरत है। चौथा है बचत का सिद्धांत, कि लोक व्यय को इस तरीके से करना चाहिए कि अधिक से अधिक बचत हो। लोच का सिद्धांत, कि लोक व्यय को इस तरीके से करना चाहिए कि आने वाले संकट के समय में लोक व्यय बढ़ाया भी जा सके और कम भी किया जा सकते। उत्पादकता का सिद्धांत में आप क्या लिखेंगे? कि लोक व्यय को इस तरीके से करना चाहिए किसी भी सरकार को कि उत्पादकता में वृद्धि हो, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। या आप खुद लिख सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मितव्ययिता का सिद्धांत लिखिए, लोच का सिद्धांत लिखिए, उत्पादकता का सिद्धांत लिखिए, ध्यान रखिएगा। समन्वय का सिद्धांत क्या है? समन्वय का सिद्धांत कहता है कि सरकार को इस तरीके से व्यय करना चाहिए, केंद्रीय और राज्य सरकारों को, जिसमें उनका समन्वय बैठे। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर जगह पे केंद्रीय सरकार भी व्यय कर दे और राज्य सरकार भी व्यय कर दे, और वहां तो व्यय दोहरे हो जाएं, और जहां पर व्यय करने की जरूरत है वहां कुछ भी व्यय ना हो पाए। समाज में वितरण का सिद्धांत, कि लोक व्यय को इस तरीके से
वितरण करना चाहिए कि ऐसे ना हो सिर्फ एक जो अमीर वर्ग है, धनी वर्ग है, उसे ही लाभ हो, कि वितरण इस तरीके से करना चाहिए जो पिछड़ा वर्ग है उसे भी लाभ हो। राइट, आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कारारोपण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो कारारोपण के दो सिद्धांत होते हैं, एडम स्मिथ के कार के सिद्धांत और कारारोपण के अन्य सिद्धांत। तो एडम स्मिथ ने 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको ऑरली समझाऊंगी। मैंने यहाँ पे इनकी हेडिंग दी है, आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आप वहाँ एग्जाम में लिख पाएंगे। आगे चलते हैं। तो ये 4 सिद्धांत कौन से हैं? पहला, समता अथवा समानता का सिद्धांत, कि कर को इस तरीके से लागू करना चाहिए कि उसमें समता और समानता हो। ऐसा ना हो कि जो गरीब वर्ग है उस पर अधिक कर लग जाए और जो धनी वर्ग है उस पर कम कर लगे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चितता का सिद्धांत, कि कर की एक निश्चितता होनी चाहिए कि इतना ही कर लगेगा और करदाता को पता होना चाहिए कि वो कर किस लिए और किस समय देगा। सुविधा का सिद्धांत, कि कर में सुविधा होनी चाहिए कि करदाता को कर देते समय कोई मुश्किल ना हो, कि उसे पता हो वो उसे कर किस समय तक देना है, किस सीमा तक देना है। राइट। मितव्ययिता का सिद्धांत, इस सिद्धांत का अर्थ है कि करों की वसूली में कम से कम व्यय हो, दूसरी ओर करदाता को भी कर की राशि निर्धारित करने में कम से कम व्यय हो सकता है आपको ये टॉपिक यहाँ समझ में आ रहा हो। मैंने एक इसकी अलग से पर्टिकुलर वीडियो चैनल पर डाल रखी है, कारारोपण के सिद्धांत। अगर ये विस्तार से देखनी है वीडियो, आप उसको जाके देख सकते हैं चैनल पे। आगे चलते हैं आगे हम बात करेंगे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में क्या अंतर है। तो प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसे ही कर देना पड़ता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर वितरित किया जा सकता है, कि अगर एक व्यक्ति पे लग रहा है तो उसका कुछ भाग देगा और बाकी कुछ भाग और लोग देंगे। प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होते हैं, अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं। अभी आप समझेंगे आगे वीडियो में इसी में कि प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर अनिवार्य भुगतान है जिससे बचा नहीं जा सकता। व्यक्ति उपभोग स्थापित करके अप्रत्यक्ष कर से बच सकता है, कि इस पे ज्यादा कर लग रहा है हम दूसरी वस्तु खरीद लेते हैं। प्रत्यक्ष कर की क्या है एग्जाम्पल, इनकम टैक्स है, रियल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। और अप्रत्यक्ष कर की क्या है, सेल टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया। अब आप बोलेंगे कस्टम ड्यूटी टैक्स क्या होता है? जो हम चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी टैक्स कहलाता है। वो लोग भी हम ही देते हैं। चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं अगर चीजें विदेश से आती हैं, अगर देश में ही नहीं बनती हैं तो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। साथ ही में एक मिनट में क्वेश्चन शायद हमने पूरा नहीं पढ़ा। साथ ही में क्वेश्चन था प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक है, ये भी बताना है आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब देखते हैं आगे। तो डी मार्को ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर प्रणाली में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों ही एक दूसरे के समन्वय किया जाता है। दोनों में क्या किया जाता है? एक दूसरे का समन्वय किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे? कि आपको जैसा कि पता है प्रत्यक्ष कर कहाँ लगता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा इनकम पर लगता है। तो जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उन पर तो प्रत्यक्ष कर लग जाएगा, वो तो इससे बच नहीं सकते। पर जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपनी इनकम को सही सही नहीं दिखाते हैं, तो वो कर से बच जाते हैं। इसी चीज को कम करने के लिए सरकार क्या करती है? अप्रत्यक्ष कर लगाती है। जैसे सेल टैक्स, अभी हमने बात करी, कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, कि जिससे सिर्फ वही वर्ग पैसे ना दे जिसे आय हो रही है, वो भी दे व्यापारी वर्ग भी। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। इससे हमें ये बात पता चलती है, क्योंकि जो कर प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं प्राप्त हो पाता वो कर हम अप्रत्यक्ष रूप से ले लेते हैं। मतलब इनमें कुछ ना कुछ संबंध है, जब इनमें संबंध है तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन चलते हैं। अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अधोगामी कर से क्या तात्पर्य है? अनुपातिक कर वो होते हैं जिसमें कर एक निश्चित अनुपात पे लगाया जाता है, मतलब कर की दरें नहीं बढ़ती हैं। जब जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति 5,000 रुपये कमाता है तब भी उस पर 10% कर लगेगा और वो 500 रुपये देगा। बट एक व्यक्ति अगर 20,000 रुपये कमाता है तब भी उस पर 10% टैक्स लगेगा और वो 2,000 रुपये देगा। राइट, आगे चलता है। अब हम बात करेंगे प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर
वे कर हैं जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ आय में वृद्धि के साथ साथ करों की दर में क्या होती है, कमी हो जाती है। जैसे अगर एक व्यक्ति की आय 10,000 है तब उस पर कर लगेगा 10%। अगर उस व्यक्ति की आय 10,000 से 20,000 तक हो जाती है तो फिर कर लगेगा 8%। अगर मैं बोलूँ उस व्यक्ति की आय 30,000 से 50,000 हो जाती है तो फिर कर लगेगा 5%। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। बट जो प्रगतिशील कर होता है वो प्रतिगामी कर का उल्टा होता है, जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर में भी वृद्धि होती है। जैसे एक व्यक्ति 1,000 रुपये कमा रहा है तो उस पर 20% टैक्स लग रहा है, कर लग रहा है। बट अगर वही व्यक्ति जब 2,000 रुपये कमा रहा है तो उस पर 30% टैक्स लग रहा है। राइट, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे अधोगामी कर। अधोगामी कर वह कर होता है जिसमें एक सीमा तक तो कर में प्रगतिशील होता है वो, कि एक सीमा तक तो कर बढ़ता रहता है, ठीक है, पर बाद में जाके आनुपातिक हो जाता है। आनुपातिक मतलब कर स्थिर हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये लिए हैं और अगर उससे बोला जाए कि आपको 1 साल तक तो प्रगतिशील कर देना है, कि आपके पास ये कर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बट 1 साल बाद ये कर आनुपातिक हो जाएगा, कि अगर 1 साल बाद अगर उस पर 10% कर लग रहा है तो वो 10% ही चलता रहेगा। अनुपातिक मतलब कर एक जगह रुक जाना, उसी दर से चलना। आगे देखते हैं। आगे नहीं है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ है, आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है, आप कमेंट करिएगा, मैं वो टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, और एक बात, अगर आपको वीडियो में कुछ भी परेशानी लगती है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताया करिए कि क्या क्या कमी है अभी वीडियो में, जिससे मेरी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट इम्प्रूव होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें